मेरठ से हूँ। प्लान ये था कि रानीखेत में जाऊँगा एंड अपना और अपने दोस्त का पैसा मैनेज करूँ। दैट वाज सिंपल प्लान। 3-4 घंटे ट्रेडिंग करेंगे और इन्वेस्टिंग करेंगे, बाकी 2-3 घंटे मेडिटेशन करेंगे। बोथ आर मेडिटेटर्स। ये था। फर्स्ट जॉब थी इन्फोसिस में और पहला प्रोजेक्ट था बैंक ऑफ अमेरिका। फिर मैंने जर्मनी में काम करा एडिडास में, adidas.com। उसका जो कैटलॉगिंग इंजन था वो पूरा देख रहे थे हम लोग। फिर क्राफ्ट फूड्स, फिर ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, फिर सैमसंग, फिर वॉलमार्ट में काम करा। Did you decide to switch and move on to equity research around a year ago? इक्विटी रिसर्च मैं बोल सकता हूँ मेरा दूसरा प्यार था 2009 से। आई एम फॉलोइंग 3 बकेट स्ट्रैटेजी। मतलब सिंपल, एनुअल एक्सपेंस इनटू 10 फर्स्ट बकेट में डाल दिया। प्रोडक्ट बनाने से पहले करीब 500 लोगों से बात करी, वन ऑन वन से, और मैंने ये फाइंड करा कि 70% लोगों को भरोसा नहीं है। दे डोंट हैव कन्विक्शन इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है। अब ये भरोसा 2 टाइप का था, या तो मैं पैसे ही नहीं लगाऊंगा, और मैं लगाऊंगा तो छोटा पैसा लगाऊंगा। दूसरा प्रॉब्लम मुझे जो दिखा, एक डिसीजन मेकिंग इतना स्मूथ नहीं है। आप ले लो जाके कोई कंपनी, कब बाय करना है, कब सेल करना है, मार्केट गिर गया तो क्या करना है। तो इन सबको अगर एक प्लेटफॉर्म में परोया जाए, राइट, कि एक क्वालिटी एसेट मैनेजमेंट विद अ ट्रस्ट, कि भाई ठीक है, अब डिसीजन उन्होंने ले लिया, मैं एग्जीक्यूट करूँगा। मार्केट गिरेगा तो भी हैंडल कर लेंगे हम उसको, मार्केट बढ़ेगा तो भी हैंडल कर लेंगे। दिस इज द प्रोडक्ट वी आर ट्राइंग टू डू। वी आर ट्राइंग टू एडुकेट अवर कस्टमर। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कन्विक्शन। द कन्विक्शन, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? इंडिया क्यों ग्रो करता है? पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ। गिर गया तो क्या करना है, नहीं गिरा तो क्या करना है। तो इफ यू मैरी द हैंड होल्डिंग विद द क्वालिटी एसेट मैनेजमेंट का, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। Hello, and a warm welcome to another episode of Desi Fire podcast. सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा, वो बैकग्राउंड में पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि जयपुर में आज लाइट नहीं आ रही है और बिना लाइट के मेरे यहाँ एसी नहीं चलता है। बट मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में अगर कोई अभी है तो वो है आज के हमारे गेस्ट नितिन। मस्त एसी के अंदर अपने एनसीआर बेस्ड ऑफिस में बैठे हैं। नितिन से मैं कुछ महीने पहले मिला था, और मेरे को हमेशा से ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो नौकरी वोकरी छोड़ के अपने घर बैठ जाते हैं और फिर कुछ और अपना चालू करते हैं, क्योंकि मेरी भी आधी ज़िंदगी वैसे ही बीती है। तो नितिन ने तकरीबन 20 साल के आसपास कॉर्पोरेट में आईटी के अंदर काम किया। मतलब जितना मेरे को याद है, मतलब इन्फोसिस और विप्रो और टीसीएस, एक्सेंचर, बेसिकली जितनी सब कंपनीज हो चुकी हैं वहाँ पे 20 साल तक काम किया। साथ साथ इन्होंने कंपनी के साथ साथ मून लाइटिंग आज फेमस हो गई है, बट आज से 10 साल पहले भी ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे जो कि ट्रेडिंग रिलेटेड थे, फिनेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाते थे। और लास्ट ईयर इन्होंने अपनी एक कंपनी चालू करी सीहो रिसर्च के नाम से, जिसके अंदर ये लोगों को मॉडल पोर्टफोलियोज बना के देते हैं डिपेंडिंग अपॉन whatever their needs and requirements are. इनके पास में सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस है, which allows him and shows to you and me that he is actually capable of analyzing companies and then recommending them कि आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि कैसे नौकरी छोड़ने के बाद में कंपनी चालू करने का डिसीजन लिया, कैसे ये कंपनीज को इवेलुएट करते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम समझेंगे नितिन के साथ। सो वेलकम वेलकम एवरी वॉचर, लिसनर, एंड वेलकम नितिन, वेलकम टू द शो। थैंक यू टू द व्यूअर्स। थैंक यू रवि। तो नितिन, मैं सबसे पहले तो इसी से चालू करना चाहूँगा कि आईटी के अंदर जो भी तुम्हारा काम रहा वो किस फील्ड के अंदर तुम्हारा काम रहा, कौन कौन सी कंपनीज ने में तुमने काम किया, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ तो हमारे यूजर्स को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। बढ़िया। फर्स्ट जॉब थी इन्फोसिस में और पहला प्रोजेक्ट था बैंक ऑफ अमेरिका। तो C++ में हम काम करते थे उस टाइम, 2005 की बात है। तो वो पूरा रिटेल बैंकिंग है ना। उस टाइम क्या कर रहा था, बैंक ऑफ अमेरिका अपने ओल्ड सिस्टम्स को न्यू सिस्टम में चेंज कर रहा था, जावा बेस सिस्टम। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट वो था बैंक ऑफ अमेरिका।
6 साल उसमें काम करा। उसके लिए मैं यूएस भी गया था, अटलांटा। फिर मैंने जर्मनी में काम करा, एडिडास में, adidas.com। उसका जो कैटलॉगिंग इंजन था वो पूरा देख रहे थे हम लोग। तो अलग अलग फील्ड्स रही। फिर क्राफ्ट फूड्स, फिर ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, फिर सैमसंग। तो इस तरीके के, फिर वॉलमार्ट में काम करा। तो काफ़ी वेरिड एक्सपीरियंस रहा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोमेन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रीज़ और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोजेक्ट्स। और एक तो बात और है रवि कि मैं जो प्रोफाइल था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा। एक टाइम पे मैं प्रोडक्ट मैनेजर भी था, प्रोडक्ट ओनर के होते हैं ना, प्रोडक्ट मैनेजर टाइप के लोग। और फिर मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बना। तो अलग अलग रोल्स करने में बड़ा मज़ा आया। इंडिया कब वापस आए तुम? इंडिया में भी कई बार वापस आया। पहली बार तो आया 2010 में। यूएस से बोर हो गया था अच्छा। मैं, और बिल्कुल बोर हो गया, मतलब अटलांटा की गली में घूमता रहता था कि क्या क्यों आ गया मैं यहाँ पे। और फिर मैं आ गया वहाँ से। और फिर 3 महीने ली मैंने छुट्टी। मैं मेरठ से हूँ, तो मैं दिन भर टपरी पे बैठा रहता था, चाय सुट्टा। और 3 महीने बाद फिर मेरी शादी हो गई, 2011 की बात। तो पहली बार तो इंडिया में 2010 में आया। फिर मैं जर्मनी चला गया, फिर 2-3 साल जर्मनी रहा, फिर वापस आ गया, फिर लंदन चला गया। बट 2018 से है अब मैं इंडिया में, और मैं अब जाऊँगा नहीं कहीं भी। अच्छा। अरे नहीं यार, हम तो मतलब रोज सोता हूँ, प्लान देखता हूँ कि भैया किसी भी तरीके से बाहर निकला जाए। और मेरे को ये लोगों की बात समझ नहीं आती है कि यार लंदन, जर्मनी, अमेरिका रह के वापस अ, कैसे आके एडजस्ट हो जाते हैं। तो तुम क्या जब तुम लंदन, लंदन वॉज योर लास्ट स्टिंट? लास्ट। लास्ट स्टिंट। तो तब तक क्या तुम्हारी शादी वादी हो गई थी लंदन के टाइम तक कि नहीं? हाँ हाँ, एक बच्चा भी है। अच्छा, वो फर्स्ट बच्चा, टाइम। बच्चा इंडियन सिटीजन है कि बाहर हुआ था पैदा? बच्चा जर्मनी में हुआ। अच्छा। तो जर्मनी में क्या सिटीजनशिप वगैरह मिल जाती है बाय बर्थ कि नहीं? आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्या सीन रहता है? जर्मनी में सिटीजन तो नहीं, उनका कंसेप्ट है ब्लू कार्ड बोलते हैं उसको। तो अच्छा। एक B1 सर्टिफिकेट होता है लैंग्वेज का, हम्म। है ना, तो आराम से मिल जाता है। तो 2-3 साल रह लो, मिल जाता है। सिटीजनशिप का कभी मोटिव ही नहीं था, कभी रिसर्च ही नहीं करा। तो ओके। ये था कि ब्लू कार्ड ले लेंगे, बट वहाँ से भी भाग के आ गए हम लोग, मन नहीं लगा। हाँ भाई, जहाँ मन लग जाए वहीं है। एट द एंड ऑफ द डे a lot of this is psychological and what opportunities you see. And then how did you decide to, after such a long corporate career in IT, I presume, how did you decide to switch and move on to equity research around a year ago? एक्चुअली इक्विटी रिसर्च, मैं बोल सकता हूँ, मेरा दूसरा प्यार था 2009 से। इक्विटी रिसर्च तो मैं 2009 से कर रहा हूँ। तो ये हमेशा से पता था अच्छा। इक्विटी रिसर्च ही करना। बट क्योंकि बीटेक हूँ और कोई MBA फाइनेंस या फिर CFA की डिग्री नहीं है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं अपना ही पैसा बनाऊँ। So I've been building softwares to automate the equity research process 2009 से। और मेरे साथ मेरे एक मित्र भी हैं, हम दोनों मिलके बनाते थे। तो ये तो डिसाइड कर लिया था कि इसी फील्ड में जाना है, इक्विटी रिसर्च में। इधर उधर ट्राई भी करा। हम्म। फिर ये लगा कि पहले फाइनेंशियल फ्री होते हैं। एक बुक है, आई एम नॉट श्योर कि आपने पढ़ी है, बिग मैजिक बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। उसमें बिग मैजिक यही है, अपनी जो है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करी है, अपने गोल्स के ऊपर बात करी है। तो मुझे समझ में आ गया, अगर इक्विटी रिसर्च में आना है तो पहले फाइनेंशियल फ्री होना पड़ेगा। और फिर जब फाइनेंशियल फ्री हुआ, तो कंपनी बनाने का कोई प्लान नहीं था एक्चुअली। प्लान ये था कि मैं मेरठ से हूँ, प्लान ये था कि रानीखेत में जाऊँगा एंड अपना और अपने दोस्त का पैसा मैनेज करूँ। दैट वाज सिंपल प्लान। 3-4 घंटे ट्रेडिंग करेंगे और इन्वेस्टिंग करेंगे, बाकी 2-3 घंटे मेडिटेशन करेंगे। बोथ आर मेडिटेटर्स। ये था। कंपनी फिर वो एक अलग मोड़ ले लिया लाइफ में। तो ये फिनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कैसे चालू हुई? हाउ डिड यू डिसाइड कि नहीं भैया इतना काफ़ी है टू पुल द प्लग? देखिए, जर्नी का रीज़न ये था कि मुझे अपना कुछ करना था। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूरी है। कैसे हुआ ये जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी,
क्योंकि पढ़ाया जाता नहीं है ना, देयर इज़ नो सिस्टम कि प्रॉपर्ली बता दे कि क्या करना है। तो ये था कि मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, नितिन कुमार गोयल, मेरा लास्ट नेम गोयल है, तो थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस तो हमें सिखाया जाता है, सेविंग। तो ये था कि हमेशा जब सैलरी आती थी, इनकम आती थी, तो पहले मैं सेव करता था, 30-40% सेव कर लिया, उसके बाद खर्चा रहता था। तो सेविंग वाज़ नेवर अ प्रॉब्लम। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट सीख ही रहा था, तो कुछ पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता था, कुछ पैसा स्टॉक्स में लगाता था। मैं अपनी बैलेंस शीट 2012 से बना रहा हूँ, हर साल, राइट, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा। तो वेरी रिगरस मॉनिटरिंग। कुछ पुराने एक्सेल्स भी हैं जो मैं अभी भी देखता हूँ तो हंसता हूँ। मैं बहुत सालों से बैलेंस शीट बना रहा हूँ, कहाँ का पैसा कहाँ, किस एसेट में कितना रिटर्न दिया है। तो इस तरह करते 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 और 2020 में तो नेटवर्क बूस्ट मिल गया ना। 2020 में मिड कैप ही 3-4 गुना हो गया। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी था बहुत फास्ट हो गया। इसके लिए तुमने कभी कोई प्रोफेशनल हेल्प ली इस जर्नी में? RIA करा था, इट वाज अ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस। तो लॉगिन करते थे तो स्टॉक्स बता देते थे। इस तरह के प्लेटफॉर्म मैंने ट्राई करे। हाँ, प्लेटफॉर्म्स वगैरह तो खैर आजकल वो टेक की वजह से हाँ, काफ़ी बहुत आ गए हैं। बहुत ईजी हो जाता था, वो तो ट्राई करा था। बट फिर उसको मैंने कंपेयर करा एक्चुअली, कि जो वो लिस्ट देते थे और रिसर्च देते थे, मुझे लगा ये तो बहुत ऑब्वियस लिस्ट है और इस टाइम पे ये नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने 6 महीने उसको बंद कर दिया था कि यार इस टाइम पे ये रिकमेंड क्यों कर रहे हो। तो आई वॉज नॉट प्रॉब्ली मच हैप्पी, नॉट हैप्पी विद द सॉल्यूशन। डिड दैट प्ले अ रोल इन योर थिंकिंग कि अच्छा हाँ यार कोई और ढंग से नहीं कर रहा है इसलिए मैं करता हूँ? वाज दैट मोटिवेटेड टू स्टार्ट द कंपनी? थोड़ा मोटिवेशन तो मैं कह सकता हूँ। एक एक गैप था कि सब लोग वो टॉप 500 कंपनीज में खेल रहे हैं। इवन दैट RIA वाज आल्सो प्लेइंग इन द टॉप 500 कंपनीज। तो मुझे लगा यार नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा, देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। थोड़ा नीचे जाके इफ यू कैन फाइंड गुड कंपनीज हैविंग गुड फाउंडर्स, गुड बिजनेस मोड, तो वो एक मोटिवेशन तो था। But there is essentially a reason why most of the fund managers and investors stick to, let's say, the top, forget top 500, let's say the top 100 or the top 250 companies. क्योंकि उनको उतना पैसा मैनेज करना होता है। वो अगर एकदम छोटी कंपनी के अंदर जाएंगे और उसके अंदर वो अगर 2% भी लगा देंगे और 3% भी लगा देंगे तो उतने में तो वो छोटी वाली कंपनी का हाँ, पूरा लिक्विडिटी 20%। इशू हो जाएगा। So they can't really do that as well once they have a certain amount of scale. So won't you have the same issues कि जब तुम्हारा वेंचर थोड़ा सा बड़ा होगा तब तुम नहीं कर पाएगा ये सब वो छोटी कंपनी के ऊपर जो रिसर्च वगैरह का तुम बात कर रहे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ इसको। हो? वहाँ प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि वहाँ पे बहुत ऑब्वियस कंपनीज की को दिया गया जहाँ पे ग्रोथ दिख नहीं रही थी मुझे 3 साल में। तो वो क्यों दिया गया, है ना। बट आपका जो पॉइंट है ये कि यार छोटी कंपनी में एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो इट विल क्रिएट हैवॉक इन द मार्केट, वो कंपनीज एकदम बढ़ जाएंगी प्राइस, या फिर अगर बेच देंगे, वो प्रॉब्लम आ सकती है। बट अभी क्या है ना कि एज ए इंडिविजुअल कस्टमर, अगर इंडिविजुअल कस्टमर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पैसा टीसीएस में लगा है या छोटी आईटी कंपनी में लगा है, उसको अपने रिटर्न से मतलब है ना। ये प्रॉब्लम फंड मैनेजर का है। दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू फंड मैनेजर, है ना। जब उतने बड़े हो जाएंगे, बट इवन देन दे आर कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जहाँ पिकिंग बहुत अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक पिकिंग है। जो सेक्टर्स जो ग्रो हो रहे हैं, जैसे एनर्जी ग्रो हो रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट हो रहा है, हेल्थ केयर हो रहा है, वहाँ वहाँ पैसा डाल सकता है रादर देन सॉफ्टवेयर आई टी सर्विसेज। तो वो तो एक बैलेंस लेना ही पड़ेगा। बट आई डू अग्री कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा डाल दोगे छोटी कंपनी में तो वहाँ पे एक फंड मैनेजर को प्रॉब्लम आती है। तो तुम अभी मान ले मैं एज अ क्लाइंट तुम्हारे पास में आता हूँ और तुम मेरे को फिर क्या सर्विसेज ऑफर करता है एज अ क्लाइंट इफ आई कम टू यू? पहली बात तो देखिए, मैंने
प्रोडक्ट बनाने से पहले करीब 500 लोगों से बात करी, वन ऑन वंस, और मैंने ये फाइंड करा कि 70% लोगों को भरोसा नहीं है, दे डोंट हैव कन्विक्शन इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज़। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है। अब ये भरोसा दो टाइप का था, या तो मैं पैसा ही नहीं लगाऊंगा, और मैं लगाऊंगा तो छोटा पैसा लगाऊंगा, राइट। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मुझे जो दिखा, एक डिसीजन मेकिंग इतना स्मूथ नहीं है। आप ले लो जाके कोई कंपनी, कब बाय करना है, कब सेल करना है, मार्केट गिर गया तो क्या करना है। तो इन सबको अगर एक प्लेटफॉर्म में परोया जाए, राइट, कि एक क्वालिटी एसेट मैनेजमेंट विद अ ट्रस्ट, कि भाई ठीक है, अब डिसीजन उन्होंने ले लिया, मैं एग्जीक्यूट करूँगा, मार्केट गिरेगा तो भी हैंडल कर लेंगे मुझको, मार्केट बढ़ेगा तो भी हैंडल कर लेंगे। दिस इज़ द प्रोडक्ट वी आर ट्राइंग टू डू, कि कस्टमर पीसफुली इन्वेस्ट करे, क्योंकि वरना डर जाते हैं लोग। अभी दिसंबर में, जनवरी में मार्केट क्रैश हुआ, लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर गॉट स्केर्ड। इट्स अ गुड प्रोडक्ट बट पीपल गॉट स्केर्ड। उनका छोटा पैसा भी लगा था, वो भी डर गए थे, क्योंकि 30% का फॉल कैप में बड़ा फॉल होता है, राइट। तो वो एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है प्रोडक्ट में। ओके, बट माय क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स। मैं एज अ क्लाइंट अगर तुम्हारे पास में आया तो व्हाट आर द सर्विसेज दैट आई एम बाइंग फ्रॉम यू? First is model portfolio, will give you the good stocks to invest, which are looking good right now, and they have a room to play for next 3 to 5 years. And then there is a model portfolio, एक basket of stocks है with asset allocation, किस रेशियो में लगाना है और क्यों लगाना है, राइट। और जैसे बोलता है कोई आदमी, मुझे 5 लाख रुपए से स्टार्ट करना है, या तुमको 5 लाख रुपए से अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो तुम जो सपोज कितनी कंपनी में मेरा पैसा लगवाएगा? तुम 10 में लगवाएगा, 25 में लगवाएगा? व्हाट डज अ टिपिकल मॉडल पोर्टफोलियो लुक लाइक? देखिए, पहली बात तो ये है कि हाँ, पहली बात ये है कि वो 18 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, पर जनरली 25 से ज़्यादा नहीं होंगी। तो पहले तो वो बास्केट मिल गई। अब जैसे 5 लाख रुपए लगाना है, तो किस स्टॉक में कितना लगाना है एंड क्यों लगाना है, इस रेशियो, प्रेस द बटन। और ये भी हो सकता है कि अगर वो बोले 5 लाख रुपए लगाना है, तो हम बोले 5 लाख रुपए नहीं लगाना है। मार्केट कंडीशन ऐसी नहीं है कि भाई तुम सारा 5 लाख रुपए अभी लगा दो। मे बी इन्वेस्ट 3 lakhs राइट नाउ एंड पार्क 2 लाख फॉर सम ट्रेडिंग, ठीक है। जब आएगा उसका 2 लाख का, तब देखते हैं, नो, विल इन्वेस्ट एट अ राइट टाइम। दूसरा फिर देयर इज अ मंथली, कि भाई वो बंदा बोलता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट से 80,000 पर मंथ, अब क्या करूँ मैं उसका। तो फिर जो बेस्ट टाइम होता है मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट, टेक्निकली और फंडामेंटल बोथ पैरामीटर के हिसाब से, उसको उस 80,000 का ब्रेकअप मिल जाता है। एंड इट्स नॉट अ स्टैटिक लिस्ट। I understand that it is not a static list, and which is why I am a little concerned कि अगर तुम 80,000 रुपया मेरा लगवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाख रुपया पकड़ते हैं, लाख रुपया महीने का मेरा लगवा रहा है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ हाँ ये लाख रुपया मैं महीने का 2 साल तक कम से कम लगाऊंगा, तो 25 लाख के आसपास का अमाउंट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Now in such a scenario, the first 1 lakh and the 10th 1 lakh will be invested in different companies. Is that correct? Or they will broadly be invested in the same companies, उतना churn नहीं होता है, थोड़ा बहुत रेशो ऊपर नीचे हो जाएगा. How much of a difference will be there in the आपका portfolio लेटर that I स्टेटमेंट, get today versus 10 months ago? हाँ, ये योर लेटर स्टेटमेंट इज मोर क्लोजर यार, कि बहुत ज़्यादा चेंज तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, राइट। कुछ चेंज भी होगा, मतलब विल ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टॉक, उसका जिसका ग्रोथ स्टोरी अच्छा है, बट 70 to 80% सेम कंपनीज रहेंगी। बट टाइमिंग मैटर करती है ना। देखिए, आप समझिए, आपके पास 20 स्टॉक्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब स्टॉक सपोर्ट पे चल रहे हैं या मोमेंटम में, या सब में बढ़िया न्यूज़ आ रही है। हो सकता है कोई स्टॉक्स बहुत नीचे आ गए हों, दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय। तो वहाँ एक डायनेमिज्म आ जाता है। Okay. यू So, माइट गेट स्टॉक एट अ बेटर प्राइस। no, but if I'm investing 1 lakh rupees every month, then how will I be able to capture this dynamism that you are talking about? एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे आपने 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा, एक तरीका ये है कि सब में इक्वल अमाउंट हर महीने डाल दिया, राइट। ठीक है. बट ऐसा भी तो हो सकता था कि उस 20 स्टॉक्स में से जो बहुत अच्छे 5 स्टॉक हैं वो नीचे हैं अभी, मे बी दे 6 मंथ्स सपोर्ट के पास हैं या 1 ईयर सपोर्ट में, ऐसा भी हो सकता है।
तो दूसरा हो सकता है कि एक स्टॉक है जिसमें एक नया अच्छा ऑर्डर बुक मिला है एंड उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो 15-20 दिन में ही 20% भाग जाएगा। तो रादर देन इन मैं इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा लगाऊं, आई कैन इन्वेस्ट वाइजली माई मनी इन दोज 5-6 कंपनीज, राइट। तो ये हाँ हेल्प हो सकती है, यहाँ यहाँ अल्फा ग्रेड होगा। कि अब जैसे जो हर महीने के अंदर डिफरेंस होगा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वो तुम मेरे को बताओगे कि नहीं इस महीने इतना करो इसमें करो, कि तुम पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही के अंदर स्विचेस करते रहोगे? हाउ एग्जैक्टली वुड इट वर्क? सेवेंथ मंथ के अंदर क्या हो रहा होगा? जैसे मान लो मैंने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, एक पर्टिकुलर बटन था, उस बटन पे मैं 1 लाख डालता गया। अब वो एक, मैं वो 1 लाख के ऊपर एक सिंगल बटन दबाना पड़ेगा कि मेरे को जाके अलग अलग खरीदने पड़ेंगे, ये स्टॉक इतना, ये स्टॉक इतना, बेस्ड अपॉन व्हाट यू हैव सेड? व्हाट ऑल विल आई नीड टू डू? अगर आपको एक प्री डिफाइंड लिस्ट मिल जाएगी, जैसे आपने 1 लाख रुपए बोला, तो 1 लाख रुपए में स्टॉक नंबर 1 कितनी क्वांटिटी में खरीदना, स्टॉक नंबर 2 कितनी क्वांटिटी में खरीदना, ये सब आ जाएगा ऑलरेडी। और बटन दबाओगे तो बाई हो जाएगा। वो ऑटोमेशन बिल्ड कर रहे हैं, काफ़ी ब्रोकर के साथ बिल्ड कर लिया है। एसेंशियली आपको क्वांटिटी भी मिल रही है। आई थिंक स्मॉल केस के ऊपर ये सारा काम डायरेक्टली हो जाता है ना, स्मॉल केस में हो एक जाता है। सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन, एंड दैट इज हाँ, व्हाट स्मॉल केस एसेंशियली में हो यू जाता गाइस है, आल्सो बट प्लान टू बिल्ड फ्यूचर। तुम लोग का भी वही स्मॉल वैसा ही केस में कुछ और कुछ बनाने का डिफरेंस भी है। प्लान है? अच्छा। हाँ, नहीं देख, इंटीग्रेशन तो पर्सपेक्टिव से क्या ही हो रहा है, तुम्हारे इंटीग्रेशन पोर्टफोलियो बनाएंगे। स्मॉल केस पे लिस्टेड है? नहीं, स्मॉल केस पे नहीं है, क्योंकि अच्छा। प्रोडक्ट, हमारा जो डायनेमिज्म है वो स्मॉल केस पे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम महीने में 2 बार भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, 1 बार भी दे सकते हैं। वो अच्छा, डायनेमिज्म पॉसिबल नहीं है अभी हमारे लिए। वो कंट्रोल तुमको अपने पास में चाहिए होगा अपने क्लाइंट्स के लिए, इसलिए सारा का सारा काम तुम्हारा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होता है। इज दैट हाँ, वो होगा तो करेक्ट बेटर टू होगा। से? वो होगा तो बेटर होगा, क्योंकि तभी वहीं से हम अल्फा जनरेट कर पाएंगे। वी कैन फाइन ट्यून थिंग्स। But coming to the concept, broadly speaking, the model portfolios that you run will be lesser regulated than, say, for example, what a PMS would be running. क्योंकि PMS में वो तुम्हारे साथ में is not just advice, it's execution as well. And let's say a higher version of that would probably be a mutual fund, where the fund manager is taking up small amounts from a large number of people and doing this. तो मैं अगर इन 3 प्रोडक्ट्स का मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, and I'm just talking from a category perspective. I'm not saying your individual model portfolio, but from a category perspective, how do I decide एज अ क्लाइंट कि यार मेरे को ये मॉडल पोर्टफोलियो वाला रूट लेना चाहिए, या मेरे को पीएमएस वाला रूट लेना चाहिए, या मेरे को म्यूचुअल फंड वाला रूट लेना चाहिए? क्योंकि एक रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न बन जाए, दैट इज एसेंशियली व्हाट ऑल द इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर. So can you give me a difference between these three and when to choose which category among these three? देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, राइट। आप डिफरेंट कंपनीज में एक बास्केट बना दी है फंड मैनेजर ने, यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली। उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि हैंड होल्डिंग नहीं है, भाई अपना ऐसे पे लगा दो, समटाइम मार्केट इज गोइंग अप, समटाइम्स मार्केट गोइंग डाउन, ये कभी कंसर्न रहता है। एक हैंड होल्डिंग नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों को अपने एसेट मैनेजमेंट फी से फर्क प्रॉब्लम रहती है, एग्जिट रोड से प्रॉब्लम रहती है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, फी माइट रेंज फ्रॉम 0.5 to 2.35 to 2.5। तो एक ये डिफरेंस है। तो हैंड होल्डिंग नहीं है, राइट, बट अच्छा सिलेक्शन हो सकता है स्टॉक, है ना। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पीएमएस में एग्जीक्यूशन भी है, दे आर एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग ऑन योर बिहाफ, बट एक प्रॉब्लम है। आप ये बताइए, क्या एक एसेट मैनेजर को, इफ एसेट मैनेजर इज मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 1 करोड़ और 10 करोड़, टॉकिंग अबाउट पीएमएस, राइट, क्या उसका एफर्ट चेंज होता है?
नहीं होता है, राइट? सेम स्टॉक्स हैं। It depends on how he is managing it. So there are no ground rules कि कितना मोस्टली सेम स्टॉक्स होते हैं जो वेटेज एलोकेशन पे हो जाते हैं, राइट? एंड उसमें फी बट इज 2% एंड देन 20-80 भी करते हैं कई लोग। तो फी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पोर्टफोलियो साइज। 1 करोड़ पे 2 लाख, 10 करोड़ पे 20 लाख। तो जो लोग इसको इसमें वैल्यू देखते हैं दे विल डेफिनेटली गो, बट सम पीपल विल ऑलवेज क्वेश्चन, भाई सेम ही तो है, एंड आई लीव इट टू देयर इंटरप्रिटेशन, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च सर्विस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बट जब मेरी मेहनत नहीं बढ़ रही, मैं बताता हूँ ना, जब रिसर्च टीम की मेहनत नहीं बढ़ रही है तो वाई चार्ज डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पोर्टफोलियो साइज? okay. So that is essentially your argument here is because the fee turns out to be lower, that is why these model portfolios turn out to be a better bet for an investor than a PMS or a mutual fund. ये एक पहलू है, दिस इज ओनली वन फैक्टर। दूसरा देखिए, एक बात समझिए, थोड़ा एजुकेशन, अगर कोई एजुकेशन भी दे रहा है साथ में, वी आर ट्राइंग टू एडुकेट अवर कस्टमर्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कन्विक्शन, द कन्विक्शन, भाई व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, नो, पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ। गिर गया तो क्या करना है, नहीं गिरा तो क्या करना है? सो इफ यू मैरी द हैंड होल्डिंग विद द क्वालिटी एसेट मैनेजमेंट का, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। And I will not say that other people are not doing a good job. They are also doing a good job. But we are just thinking the problem in a different perspective. Okay. No, but you know, एक जो सेबी आरए का जो रेगुलेशन होता है based upon what your portfolio is doing, that's significantly lesser than the regulation that a PMS has to go through versus what a mutual fund has to go through. So, as a client, how can I judge कि नितिन का मॉडल पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा है और रवि का जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो खराब है? मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं नितिन का मॉडल पोर्टफोलियो लूंगा या मैं रवि का या XYZ का मैं मॉडल पोर्टफोलियो लूंगा? See, खराब, आप see, आप सड़क दुकान पे जाते हैं, देर 5-6 मिठाई की दुकान, सबको सब पसंद नहीं आता, सबकी प्रेफरेंसेस अलग है। इफ somebody is looking for that kind of ecosystem, they will be happy. If somebody is looking for this kind of ecosystem which is more, closer to their personality, वो स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, दे नो कहाँ पैसा मेरा लग रहा है, पैसा उनके पास ही है, दे नॉट टेकिंग एनी मनी, राइट? एक हैंड होल्डिंग भी है। सारा कंट्रोल तो भाई मेरे डीमैट अकाउंट में ही सारी कहानी हो रही है, so all the हाँ, मैं अभी मैं yesterday I was talking to a lot of people who have business background, किसकी स्टील की फैक्ट्रीज हैं, किसका कुछ है, तो उन्होंने बताया मैं पीएमएस में पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, मुझे लगता था वो पीएमएस में बहुत डालते हैं। उन्होंने बोलते यार पैसा उनके पास चला जाता है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट नो दिस गाइज। अपना पैसा देने के लिए हर आदमी रेडी नहीं होता है, स्पेशली द बिजनेस पीपल। एक प्रोफेशनल जॉब वाला बंदा दे देगा शायद, तो इट वाज लाइक अ न्यू पर्सपेक्टिव, ऐसा भी सोचते हैं लोग। तुम्हारे टिपिकल क्लाइंट्स किस टाइप के रहते हैं? अभी ज़्यादातर जो कस्टमर आ रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं, दे आर 35 to 50, 35 to 50, जनरली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, वीपीज, ज़्यादातर लोग इस उसमें आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का पैकेज अबव 20 लाख, 25 लाख इस रेंज में आ रहा है, और ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब कुछ प्रोफेशनल डिग्री है उनका। प्रोफेशनल तो सब है, बट उनके पास प्रोफेशनल डिग्री भी है, क्योंकि हमने जब प्रोफाइलिंग करी तो ये लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं प्रोडक्ट से। और इसके अंदर ऐसा कुछ रहता है क्या कि लोकेशन बहुत मैटर करती है? जैसे मेरे को पता है तुम NCR में बेस्ड है, आर योर क्लाइंट्स आल्सो फोकस्ड ऑन NCR की वैसा कुछ नहीं है, अपने बॉम्बे बैंगलोर वाली ही जनता ज़्यादा है? एक्चुअली कस्टमर तो सब तरीके से आ रहे हैं, बट लोकेशन का एक एडवांटेज तो होता है। इफ अ गाय कैन सी द ऑफिस, उसको लगता है यार अच्छा ये यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक ही होगा। तो आई हैव एग्जांपल, फ्यू कस्टमर्स हैव सर्च सेबी वेबसाइट एंड नोएडा में सर्च करके सेबी आ रहे नोएडा, और वो मेरे ऑफिस में आ गए सीधा। मैंने कहा अच्छा बैठो यार, चाहे व्यू बात करें। तो ऐसे ऐसे भी लोग, मतलब एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू कस्टमर, क्योंकि वो फिर अलग लेवल की बात होती है ना, फेस टू फेस। फायदा तो रहता है यार, फेस टू फेस का एडवांटेज
हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो मतलब मेरा तो जो टीचिंग का बैकग्राउंड है, और टीचिंग के अंदर मैंने शायद 5-6 साल ऑफलाइन पढ़ाया और 10-12 साल ऑनलाइन पढ़ाया है। तो ऑफलाइन का जो इम्पैक्ट है फेस टू फेस के अंदर, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम ए टू बी, इट मैटर्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो तुमको भी इसीलिए बोल रहा था कि यार अपने को जो पॉडकास्ट भी करना है ना, वो अपने को हाँ, इन पर्सन करना चाहिए। ऑनलाइन में वो बात नहीं आ पाती है। बट फिर भी यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने टाइम निकाला आज के पॉडकास्ट के लिए। बिफोर वी रैप दिस अप, मैं थोड़ा सा तुमसे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में थोड़ा और समझना चाहूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स आर ऑन दैट। तो तुमने जब अपना ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि अपनी नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया, वो डिसीजन लेते वक्त तुमने कुछ अपना पैरामीटर बना के रखा था कि हाँ यार मेरे पास में इतने पैसे हो जाएं, या मेरा डिविडेंड से मेरी इतनी इनकम आ जाए, वो डिसीजन कि या मेरी रेंटल इनकम इतनी हो जाए। सो हाउ डिड यू डिसाइड कि अच्छा हाँ भैया अब वो पॉइंट आ गया है जिस पे मैं अपनी नौकरी छोड़ के जो भी मेरे को एक्सपेरिमेंट XYZ करना है, चाहे वो सीओ रिसर्च का हो या किसी और का हो, वो मैं कर सकता हूँ। वो डिसीजन मेकिंग कैसे करी? इसमें थी, मैं इस बात पे तो था। और फिर आपको याद हो तो कुछ साल पहले मैं आपसे भी बात हुई थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी है। तो एसेंशियली आई एम फॉलोइंग 3 बकेट स्ट्रैटेजी। मतलब सिंपल, एनुअल एक्सपेंस इंटू 10 फर्स्ट बकेट में डाल दिया। उसमें हमने ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, जो भी फिक्स इंस्ट्रूमेंट 5 से 7% देते हैं, उसमें डाल दिया। तो एनुअल इनकम इंटू 10 इसमें डाल दिया। ये जो 10-12% की रेंज में आ सकता है। खुद पे कमर्शियल प्रॉपर्टी, बैलेंस एडवांटेज फंड, आजकल तो आप गोल्ड भी बोल सकते हैं। और थर्ड बकेट है पूरा इक्विटी। तो वो मेरा थर्ड बकेट पूरा था 30, जिसमें 40% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप। नहीं नहीं, तो जैसे तुम फर्स्ट बकेट में 10x बोला, सेकंड में 10x बोला, थर्ड के अंदर मोटा मोटी कितना था? बाकी सब थर्ड बकेट में। अरे बाकी सब तो था, बट मैं टोटल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर तुम टोटल करो तो 40x पे रिटायर हुआ है, 50x पे हुआ है, 100x पे हुआ है, बिकॉज 10 10 और बाकी 80 भी हो सकता है, और बाकी जो है वो 20 भी हो सकता है, वो अच्छा, थोड़ा जब मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ था तब इट वाज अराउंड 60। 16 कि 60? 60, थर्ड बकेट। 60, अच्छा थर्ड बकेट अभी में वो 60 थर्ड, बता। अभी थर्ड बकेट थोड़ा और बड़ा हो गया है। हाँ, अब तो वो equity has done well. So basically what you're trying to say is कि when you pull the plug, तब तुम 75-80x के आसपास था, तो तुम 10x अपना फर्स्ट में डाल लिया, 10x अपना मिडिल वाले में डाल लिया, और 60x तुम अपना आखिरी वाले में डाल लिया। नहीं, नहीं, मैं सॉरी, थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज कर दिया। 60% था वो। इफ पाई इज एक्स, If है pi ना। is x, then that was 60%। तो यार तुम तो अब मेहनत करवाएगा कैलकुलेशन की, तो अगर अरे मैं सिंपल बता, थर्टी अरे थ्री सिंपल बता देता परसेंट हूँ। है अगर बीस, तो वो 60% जो होगा वो उसका डबल से थोड़ा कम, तो 25, हाँ तो 40-45x के बीच में पूरा तुम्हारा नंबर रहा होगा। सो दैट्स व्हाई 10x एंड 20-25x। मतलब 100 रुपये हैं तो 20 रुपये डाल दिए बकेट वन में, 20 रुपये डाल दिए बकेट टू में, क्योंकि 20 साल की और साठ विजिबिलिटी वहाँ रुपये मिल डाल गई। दिए और बकेट 60 रुपये डाल थ्री। दिए इक्विटी में। और इससे ना बहुत पीसफुल हो जाता है, क्योंकि मार्केट गिरा, ठीक है भैया, यहाँ से थोड़ा पैसा डाल दो। मार्केट उठा तो यहाँ से पैसा थोड़ा डाल दो। और इसके अंदर तुमने कुछ जो एसेट्स हैं, वो क्या तुमने मेजरली फाइनेंशियल एसेट्स ही रखे हैं, कि रियल एस्टेट में तुमने सब्सटैंशियली लगा रखा है, या गोल्ड में लगा रखा है, या क्रिप्टो में लगा रखा है? व्हाट वुड ब्रॉडली बी योर एसेट एलोकेशन फॉर दिस? गोल्ड और रियल एस्टेट में बहुत कम, राइट। अच्छा। बाकी सारा लिक्विड एसेट्स में है। मैं आपकी तरह ही लिक्विड डेट फंड्स हो गए और फिक्स डिपॉजिट्स हो गए। बकेट वन बकेट टू की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, राइट। बकेट थ्री में तो पूरा इक्विटी है, बट रियल बकेट थ्री एस्टेट में में बहुत पूरा ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी। पूरा इक्विटी है। एंड रियल ये जो इक्विटी है, इक्विटी के अंदर इज इट ब्रॉडली स्पीकिंग इंडिविजुअल शेयर्स जो अलग अलग कंपनीज के तुमने खरीद रखे हैं वो हैं, कि म्यूचुअल फंड्स हैं, कि इंटरनेशनल S&P 500 वगैरह वो सब भी
रहता है, बहुत, किस हाँ, टाइप का इसमें इसका होगा? इसमें यूएस एक्सपोजर भी काफ़ी है। अच्छा। सी बीइंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, आई नो हाउ द टेक इंडस्ट्री मूव्स। तो काफ़ी हम्म, टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत सारी हैं, और ओके। इंडिया एक्सपोजर तो है ही। जैसे मैंने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो आई एम वेरी बिग बिलीवर ऑफ फाइंडिंग स्मॉल कंपनीज। तो वहाँ पे एक पैशन भी है और एक एसेट एलोकेशन भी है, तो इसी तरह से कर रखा है। बट यू आर डूइंग दिस ब्रॉडली ऑन योर ओन। तुम ये जो इक्विटी का पोर्शन है उसके अंदर तुमने कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह उतने नहीं ले नहीं, रखे? म्यूचुअल फंड देखिए बहुत पुरानी जर्नी है, मैं बहुत साल से करता आ रहा हूँ। तो मैंने बेचा कुछ नहीं, जो पोर्टफोलियो बनता जा रहा था, नया पैसा उसमें कुछ नहीं गया, बट वो पड़ा है, रखा है। उसके बाद कभी टाइम नहीं मिला, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद कंपनी खोल दी। आजकल तो मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं देख पाता। आप भी नहीं देखते होंगे, मतलब महीने में एक बार देखते होंगे पोर्टफोलियो। मेरा तो पोर्टफोलियो है कहाँ, क्या पड़ा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्योंकि आई what do you think is the appropriate time for an investor to actually seriously look at the portfolio? I know every day देखना तो सबके लिए खराब है, बट जो तुम्हारे क्लाइंट्स आते हैं उनको तुम क्या बोलता है कि मान लो कि आपने चालू करा ये मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर, हर दिन देखते रहोगे तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। अब क्या तुम रिकमेंड करता है कि 3 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो? व्हाट डू यू रिकमेंड टू योर क्लाइंट्स? सी डिपेंड्स, अगर वो बंदा फाइनेंशियली फ्री है या नहीं। अगर फाइनेंशियली फ्री है तो पोर्टफोलियो मंथली एक बार देख ले, बट ही शुड बी अवेयर अबाउट मेजर मैक्रो थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। उससे थोड़ा हेल्प मिल जाता है, एटलीस्ट पता रहता है कि क्या हो रहा है यार, कहाँ मूव करना है। एक प्रोएक्टिवनेस हो जाती है। और अगर फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो यार, यू नो। इसलिए जो आप ट्रैक करते हो वही बढ़ता है, ये कहते हैं ना पुराने बुजुर्ग लोग। तो अभी तो, मैं वजन को ट्रैक कर रहा हूँ, कम होना चाहिए था, साला बढ़ा ही जाता है। ये जो है, अच्छा ट्रस्ट ये मी। वाली और मैं चीज़, अपने पोर्टफोलियो को भी बहुत ट्रैक करता था, जब ट्रैक करता था हमेशा मेरे को लाल लाल ही नजर आता था। तो ये तो थ्योरी अब नहीं मानूंगा कि अच्छा ट्रैक करोगे तो बढ़ेगा। जितना छोड़ के शांति से बैठा रहता हूँ उतना बढ़िया कहानी। देखिए मैंने इसलिए क्यों बोला पता है, ट्रैक करने से ना थोड़ा डिसिप्लिन बढ़ जाता है। इफ समबडी इज अ प्रोफेशनल, उसका एम है फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर एक वेल्थ क्रिएट करने का, उस पॉइंट को उसे ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि वो नहीं करेगा ना तो कभी कभी मंथली इन्वेस्टमेंट मिस कर देगा। चलो यार इस महीने के चलते हैं, गोवा चलते हैं, पूरा निपटा देते हैं, इस महीने कार अपग्रेड कर देते हैं। ट्रैक करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा कि भाई ठीक है, इसको मिस नहीं करते हैं, पहले सेव कर लो फिर इन्वेस्ट कर लो। बढ़िया है, मैं यही काम करता हूँ। कॉल खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ अपने पोर्टफोलियो की क्या कहानी कैसी चल रही है। एंड ऑन दैट नोट आई विल रियली लाइक टू थैंक नितिन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू द शो। एंड आई होप आप लोगों को भी आज का शो अच्छा लगा होगा। नितिन का लिंक्डइन और नितिन की कंपनी सीईओ रिसर्च की वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे ये काफ़ी एक्टिव है, तुम जाके इसको लिंक्डइन पे मैसेज करोगे पक्का जवाब आएगा। मैं इसके लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू नितिन, थैंक्स फॉर कमिंग। और आप लोगों से मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। कुछ नितिन के लिए या मेरे लिए क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें, हम लोग उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। That's it. Ravi Handa signing off from the latest episode of Desi Fire.